नहीं जानते हैं तो जिसका कोई भी प्रश्न होगा तो वो पूछ सकता है, मैं उसे बता दूंगा थार पारकर के बारे में। थार पारकर के जो ब्रीड है हमारे यहाँ मेंटेन होती है 100% प्योर ब्लड, कोई क्रॉसिंग नहीं है, हाईली रिकॉर्ड उनका यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जो लोअर रिकॉर्ड या ब्लो फार्म स्टैंडर्ड होते हैं वो हम ओपन बुली में निकाल भी देते हैं। तो इस फार्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बुल को जो है फील्ड में पहुँचाना है। यहाँ पे बुल्स को प्रोडक्शन करके बुल्स को फील्ड में हो जाएगा। दूसरी चीज़, दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस ब्रीड की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे यहाँ पर भी 24.5 लीटर पर डे की गाय रिकॉर्डेड है एट प्रेजेंट यहाँ पे है, और अमूमन जो है 15 से 20-22 लीटर जो है हमारे पास एक एवरेज मेंटेन है। तो इस कारणवश, और इसका जो माथा चौड़ा होता है, गलकंबल लंबा होता है, सफ़ेद होती है, पीछे से चौड़ी होती है। तो यदि किसी भी किसान भाई को अगर कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ भी सकता है। बछड़ियों के बारे फार्म का वो ओपन बुली में ही दे सकते हैं। यहाँ पे 7237 नाम का एक बुल भी है, उसका बेटा है 8084 7237, जिसकी की उम्र इस समय 14.5 साल के आसपास है। उसका बेटा है 8084 जो 5 साल के आसपास है। वो उनका हम नेचुरल सर्विस हम बहुत कम कराते हैं। 8084। डॉक्टर राव, आप बताएं कि यहाँ केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में वो क्या क्या भविष्य में जो सुविधाएं हैं या पशुपालकों के लिए आप क्या क्या करने जा रहे हैं? पशुपालकों के लिए हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि IVF लैब हमारी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही समय पश्चात। अभी IVF लैब कुछ समय पश्चात हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग जो है फील्ड में भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएंगे। हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो के थ्रू, IVF के थ्रू जो है 3 बछड़ियाँ आई हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमंस में टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, उसी तरह से जानवरों में भी शुरुआत हो चुकी है, जिसका कि एग्जांपल हमारे फार्म पे ही मौजूद है। 3 बछड़ियाँ आ गई हैं, ठीक है। वो जो एम्ब्रियो तैयार किया जाएगा लैब में, वो हाईली रिकॉर्डेड बुल का और हाईली रिकॉर्डेड गाय का ओवम और स्पर्म का जो है एम्ब्रियो तैयार करके जो है आगे चल करके पशुपालकों के लिए फील्ड में भी दिया जाएगा। और जी बहुत अच्छा डॉक्टर राव। और ये भी बताएं, आप जो नवयुवक हैं और पशुपालन में कुछ अपना प्रशिक्षण प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे कृत्रिम गर्भाधान का, उसका भी भविष्य में कुछ प्रावधान है क्या? भविष्य में अभी तक तो यहाँ पे इस तरह का प्रशिक्षण देने की तो कि AI के लिए या कृत्रिम गर्भाधान के लिए दी जाए, अभी तक तो नहीं है। लेकिन भविष्य में कोशिश की जाएगी कि जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग भी हमारे द्वारा दी जाए, ताकि फील्ड में जो लोग हैं वो लोग आएँ और प्रशिक्षण लेकर के अपने ही आसपास के एरिया में कृत्रिम गर्भाधान कर सकें। उससे जो है आपको आसानी से जो है अच्छी नस्ल के बुल जो हैं और बछड़ियाँ जो हैं प्राप्त हो जाएंगी, जिसमें नस्ल सुधार होगा, दूध की बढ़ोतरी होगी। ठीक है डॉक्टर राव, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। हमारे पशुपालक जो यहाँ भ्रमण पे आए हैं आपकी डेयरी फार्म देखने के लिए जी, तो आप मोटी तौर पे इनको प्रबंधन के बारे में बताएं। आप कैसे कैसे इनको फीडिंग करवाते हैं और एज के हिसाब से आप कैसे कैसे करते हैं, और रिकॉर्डिंग जो है वो किस प्रकार से आप संधारण करते हैं? जी सर, जैसे ही हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बुल हो या बछड़ी, हम लोग उसको गाय से अलग कर देते हैं। गाय से अलग करने का कई उद्देश्य हैं। जैसे कि गाय का दूध का रिकॉर्ड हमें पूरा जो है मेंटेन करना होता है, लिखना होता है। तो कैसे हम पता करेंगे, उसके लिए हम जो है बछड़े को बिल्कुल अलग कर देते हैं। बछड़ा बछड़ी जो भी होगा, हम उससे एक यूनिफॉर्मिटी में 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम के टाइम लगातार 2 महीने तक जो है उसको फीडिंग कराते हैं। उसके बाद जैसे ही उसके 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, फिर 2 महीने तक जो 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम उसको फीडिंग कराते हैं। जैसे ही वो चौथे महीने में चला जाता है, हम उसे थोड़ा थोड़ा दाना और थोड़ा थोड़ा जो है हरा चारा और मिक्स करके सूखा चारे के साथ जो है देना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो है करीब 3.5 महीने 4 महीने तक जो है खाने लग जाता है और वो शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद जो है करीब जब 6 महीने, जैसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं, फिर हम उन्हें शरीर के हिसाब से 3 बाड़ों में डिवाइड करते हैं। शरीर के हिसाब से हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि उनके बीच में किसी भी प्रकार का कंपटीशन ना हो,
क्योंकि जो बड़ा जानवर होगा वो ज़्यादा खाएगा, जो छोटा जानवर होगा वो कम खा पाएगा। बड़ा वाला ऑफकोर्स आप जीत ही जाएगा। तो हम उसको शरीर के हिसाब से जो है 3 बाड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जब हम आपको लेके जाएंगे अपने डेयरी के अंदर, तो आप देखेंगे कि ना स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक बाड़ा है, वहाँ पे जो है सब बड़े जानवर हैं, थोड़े वो 1 साल से ऊपर के होंगे। कुछ शरीर में जो है अगर उम्र में छोटे हैं लेकिन शरीर में बड़े हो गए तो वो भी उनके साथ हैं। जैसे आप जाएंगे बीच वाले में तो उसमें जो है 6 महीने से छोटे बच्चे 6 से 8 महीने के इधर मिल जाएगा और बाकी कुछ इधर मिल जाएंगे। तो जो उनको क्या है, उनके शरीर के हिसाब से भी हम लोग रखते हैं और साथ ही साथ बराबर वाले बाड़े में भी शरीर के हिसाब से रखते हैं। ये प्रक्रिया हम 1 साल तक करते हैं। 1 साल के बाद तक हमारा जो बुल्स हैं ज़्यादातर बिक जाते हैं। बुल्स हमारे नहीं बचते, बछड़े हमारे नहीं बचते, जिनकी कि बुक वैल्यू पर, फिक्स वैल्यू पर, जो कि हमारे जो सरकार द्वारा जो हमें दी गई टेबल है उसके अनुसार जो हमें बेचने होते हैं। उसके बाद बछड़ियाँ बचती हैं। बछड़ियों को भी हम जो है, आप आगे वाले बाड़े में देखेंगे तो हमने 2 अलग अलग शेड में डिवाइड करके रखा हुआ है। अभी तो मैंने एक एक्सरसाइज की थी तो उसमें अभी थोड़े मिक्स हो गए क्योंकि मुझे दोबारा से अलग करना है। बड़ी बछड़ियाँ इधर वाले बाड़े में मिलेंगी, छोटी बछड़ियाँ उधर उस वाले बाड़े में मिलेंगी। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम जो है मिल्किंग में जाएंगे। केवल मिल्किंग के ही जानवर उसमें रहेंगे जो इस समय दूध दे रही है। फिर जब हम उससे आगे जाएंगे तो ड्राई बाड़ा मिलेगा आपको। ड्राई बाड़े में कोई भी गाय दूध नहीं दे रही है, वो या तो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होने वाली है। फिर जब हम उसके आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बछड़ियां हैं, वहाँ पे 3 साल से ऊपर की बछड़ियां हैं जो कि गाय बनने के लिए तैयार हैं। कुछ प्रेग्नेंट हैं और कुछ प्रेग्नेंट होनी बाकी हैं। तो इस प्रकार ये एक साइकिल है जो यहाँ पे चलता रहता है। फिर जैसे ही 7 महीने पार कर लेगा तो बछड़ियों वाले बराबर वाले बाड़े में मैं आपको दिखाऊंगा कि 7 महीने पार हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। 7 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं एडवांस प्रेगनेंसी शेड में हम लोग उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पे 20 से 25 गाय के आसपास जो है मेंटेन रहती हैं। वो इसलिए ताकि उनको जो है चारा पानी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग कर सकें, ताकि हमें जो है मैन पावर का भी मैनेजमेंट करना होता है। फिर जब हम उसके आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने कुछ बछड़ियाँ जो है 4000 लीटर से ऊपर की जो गाय की दूध की जो बछड़ियाँ हैं, हमने वो प्लस जो है IVF की 3 बछड़ियाँ वो हमने वो वहाँ पे रखी हुई है ताकि उनका शरीर सुडौल और बढ़िया अच्छे से वो डेवलप कर सके, ताकि उनके फीड ज़्यादा अच्छा करा सके। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग 25 किलो जो है हरा और 5 किलो जो है ड्राई हम लोग रोज़ाना के तौर पे जो है यूनिफॉर्मिटी में खिलाते हैं। ड्राई सूखा ये पूरे दिन का है सर? हाँ जी, ठीक है। साथ ही साथ अब दाना जो है वो मिल्किंग बाड़े को थोड़ा ज़्यादा देते हैं, जैसे 3 किलो दाना, फिर उसके बाद 40% जो है उसका मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से वो एक मैनेजमेंट के, और फिर जो है हमने एज वाइज जो है दाना डिवाइड किया हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे किसी के एज में 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो इस तरह से, ठीक है, वो फिर हम जो है वो खिलाते हैं। ये तो हुआ खिलाने का। एक मिनट सर, आपने बताया फुल है जो उसको सेल करते हो, हाँ जी, तो वो कितने टाइम तक, उसका क्या कीमत क्या है कोई ये? वो हमारी एक टेबल है। जब आप आते हो टेबल, उस टेबल में हम लोग देखते हैं उसकी माँ का मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसके उसका अलग अलग है। हाँ, उसका अलग अलग है। और ये IVF जो शुरू हो जाएगा, हाँ जी, इससे हम किसानों को क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ना तो कृत्रिम गर्भाधान करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी बुल से सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छी नस्ल का एम्ब्रियो आपको जो है प्राप्त हो जाएगा और वो आपके यहाँ नस्ल सुधार होगी, प्लस आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी, डायरेक्ट प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसी नस्ल में होगा या नहीं, सभी प्रकार की नस्लों में ये शुरुआत हो चुकी है। सभी प्रकार की नस्लों में शुरुआत हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल चार्ज लगेगा, ये चार्जेबल रहेगा। ये भविष्य में होगा। अभी मैं सटीक शब्दों में तो नहीं कह सकता। वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि भविष्य में नियमानुसार क्या रहेगा तो उसके हिसाब से रहेगा। हाँ, ये अनुमानित है जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक लास्ट और आपसे सवाल पूछते हैं। पशुपालक भाइयों को बड़ी जिज्ञासा रहती है जी। यहाँ एक सरकारी अपना केंद्र सरकार का केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है, वो भी थारपारकर गाय का जी, और आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इनका रिकॉर्ड संधारण करते हैं। हाँ जी। तो एक बार विस्तृत रूप से बताएं रिकॉर्ड संधारण कैसे कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज होती हैं ताकि इन पशुपालक भाइयों को आगे व्यावसायिक तौर पर डेयरी पालन करना है
और उसको एक रिकॉर्डेड एक रखेंगे तो इनका जो है रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छे संधारण होगा और इनका जो व्यावसायिक डेयरी पालन है वो सफल होगा। तो उस बारे में रिकॉर्ड संधारण के बारे में आप एक बार बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी गाय, कोई भी गाय किसी के पास है, ठीक है, जब आप उसके हिस्ट्री शीट खोलना स्टार्ट करते हो, उसकी एंट्री करते हो, उसकी एआई करते हो, एआई डेट लिखते हो, एआई डेट के साथ जब उसके पीडी करते हो, प्रेगनेंसी डायग्नोस करते हो, तो वो गर्भ धारण किया कि नहीं किया, तो जब उसकी डेट लिखते हो तो फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि अगर वो, यदि वो प्रेग्नेंट है तो एआई डेट से आपको पता चल जाएगा लगभग 270 दिन 5-10 दिन प्लस माइनस चलता है गायों में। भैंस में 300 दिन, आप सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद जब आपको पता, वो आप एआई डेट से मेंटेन करना स्टार्ट करते हो, तो किसका आपने एआई करवाया, आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया या नेचुरल बुल सर्विस किया, तो उसका रिकॉर्ड क्या है वो आपको मेंटेन करना है। सपोज दैट कि आपने एआई करवाया, 21,162 लिया, 20,842, 20,841 हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो सीमन का टीका लगाते हैं, ठीक है। अब उसकी माँ का रिकॉर्ड हमारे पास है कि वो कितनी, उसकी माँ का हाईली रिकॉर्ड उसके जीवन में कितना था, तो हम लिख लेते हैं 21,162 प्लस उसकी डैम का जो है दूध का लिख लेते हैं साथ ही साथ। फिर उसकी माँ का भी हम लिख देते हैं कि उसकी जो माँ है उसके जीवन में हाईएस्ट कितना रिकॉर्ड आया, तो इससे पता चल गया एनिमल नंबर हो गया, ठीक है, एनिमल की माँ का नाम नंबर हो गया, उस माँ का प्रोडक्शन हो गया, पहला ब्यात, और उसके बाद पहले ब्यात के बाद जो अदर देन ब्यात जो होते हैं, फिर उसमें सबसे हाईएस्ट कितना होता है। हम दो चीज़ ज़्यादा मेंटेन करते हैं कि पहले ब्यात में कितना आया, क्योंकि पहले ब्यात में अगर ज़्यादा अच्छा दूध आ जाता है इसका मतलब वो अपने जीवन में बहुत अच्छी गाय रहेगी, या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर दूध कम भी आ गया अदर देन ब्यात में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय ख़राब हो गई, इसका मतलब ये है कि वो गाय तो ठीक है लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाई। तो पहला ब्यात बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद जब अदर देन ब्यात पे हम चले जाते हैं तो उसमें भी अगर वो अच्छा प्रोडक्शन दे देती है तो वो हमारे लिए गाय बहुत ही लाभदायक रहती है, वो हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है शायर उसका पिताजी जो 47 आ गया या 20,842 जो भी है, जिससे भी हमने एआई करवाया, एआई मतलब कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी माँ का दूध आ गया, उसकी माँ का हाईएस्ट कितना था पहले ब्यात में या अदर देन ब्यात में। वैसे तो ज़्यादातर देखते हैं कि हाईली कितना रहा है, बस एक ही लिखते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उसके बाद आगे हम कीमत जो है उसकी मेंटेन करते हैं उसकी उम्र के हिसाब से। तो ये तो हो गया पैरामीटर्स जो है एक बुल के जो तैयार करने होते हैं। फिर हम जो है एक अलग से रजिस्टर खोलते हैं जिसमें इंडिविजुअल एनिमल, मतलब एक अकेले एनिमल का जो है उसके जीवन में कितनी बार उसकी एआई हुई, कितनी बार उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई, कितनी बार उसका जो है बच्चा पैदा हुआ, कितनी बार उसने कितने दिन दूध दिया और कितना दूध दिया, वो हम पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं। उसका माँ कौन है, उसका पिता कौन है, वो पूरा का पूरा एक पूरा चार्ट बन जाता है हमारे पास, जो कि हमारा लेखा जोखा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसी भी डेयरी फार्म के लिए, कोई भी अगर ओपन करता है, ताकि आप ये जब अगर आप अपने एनिमल यहाँ पे सेल करते हो तो आप बता सकते हो रिकॉर्ड देख करके कि ये एनिमल इसलिए वैल्यूएबल है या अमूल्य है, तभी तो आप बता पाओगे कि क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएगा। तो उसकी हिस्ट्री इस तरह से एक मेंटेन होती चली जाती है। जब किसी डेयरी फार्म को आप खोलते हो, ये फार्म 40 सालों से चल रहा है, इसी तरह से इस रिकॉर्ड के ऊपर ये मेंटेन है। हमारे पास सभी जानवरों के रिकॉर्ड मेंटेन है। आज से 10 साल पहले भी जो जानवर बिका है उसके भी हमारे पास जो है रिकॉर्ड अभी भी अवेलेबल है। जानवर भले ही नहीं रहा लेकिन रिकॉर्ड अभी भी है इस फार्म के अंदर, जो कि हम अभी भी फील्ड में लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग हमें जो है आरटीआई लगा के पूछते हैं, जो कि लेके गए हुए हैं हमारे यहाँ से, तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और मैक्सिमम दूध कितना देती है? देखिए अभी जो मैंने 21,162 जो वैसे मैं इस फार्म पे 1 साल से ही हूँ, पिछली फरवरी से आया था, तो मैंने हायर अभी मैं इस पे काम कर ही रहा हूँ। तो थार पार्कर का जो 21,162 जो मैंने बुल का जो सीमन मंगाया है अभी इस बार जो आया है पहली बार, वो 5,000 प्लस की गाय का है। और उससे पहले जो थे 20,842, 20,841 वो 4,000 प्लस की गायों का दूध है। और 4,000 प्लस की गायें तो मेरे यहाँ पे भी हैं, क्योंकि मैं खुद जब मैं रिकॉर्ड देखता हूँ तो 4300 लीटर दूध की गायें, 4400 लीटर दूध की गायें तो मेरे पास भी हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बात और पूछना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों की तरफ से, जो आप सीमन बहुत ही उच्च गुणवत्ता का आप सीमन मंगाते हैं, जैसे आपने बताया 5000 लीटर तक का जो है हम बुल का सीमन मंगाते हैं, क्या वो सीमन हमारे ग्रामीण जो पशुपालक भाई हैं, क्या उनको भी आप अवेलेबल करा सकते हैं? इसका कोई हमारे इस फार्म से कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं है कि हम जो है फील्ड में सीमन प्रोवाइड कर सकें। कहाँ से लेके आते हैं ताकि उनका वहाँ से ये दूसरे जो अपने किसान भाई हैं वो भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा सकें? जी, हम जो है बरेली से मंगाते हैं, ABS सालोन से। वहीं वो उनके लोग यहाँ पर भी आते हैं, सूरतगढ़ में सप्लाई करते हैं। वो आप लोग को इजीली प्रोवाइड मैं नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके जो है कुछ लोग जो है ग्रुप बना करके, क्योंकि एक अकेला सीमेंट तो नहीं वो लोग देंगे, करीबन आपको 1000 डोज या 600 डोज ऐसे कुछ मंगाना होगा। जैसे कि मैंने 600 डोज मंगाए और 28,000 पे किया, ठीक है, सरकार की तरफ से। तो इस तरह से आप 28,000 एक भाई तो नहीं खर्च करेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मंडली एक या कोऑपरेटिव इस तरह का बना करके या आपस में मिल करके या सर के थ्रू इस तरह से कुछ बना करके वहाँ पे आप अपना जो है ऑर्डर दे सकते हो। वो लोग सीमेंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल है, और वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ऐसे याद तो नहीं है, बट वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी जो भारत सरकार की है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI के नाम से, जैसे मेडिकल में एम्स होता है वैसे ही हमारे वेटरनरी में IVRI है, और वो संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। वहाँ पर रिसर्च कार्य होता है और वहाँ से ही सीमन जो है उच्च क्वालिटी का यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो संस्थाओं को करते हैं, हो सकता है वो कोऑपरेटिव जो आप लोग लेना चाहें तो आप संपर्क करेंगे तो वो सीमन भी आपको अवेलेबल हो सकता है। और ये सीमन है ख़राब नहीं होता, आप 10-20 साल तक आप अपने जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, क्रायोकेन एक जार होता है जिसके अंदर गैस होती है, वहाँ उस गैस के अंदर जो है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और अपने को जब भी ज़रूरत है टीका लगाना है तो आप उसमें से यूज़ करके एक अच्छी गुणवत्ता का बहुत ही और हाई क्वालिटी का, जैसे बताया जो शायर का जो यील्ड है उसका जो रिकॉर्ड है 5000 लीटर, उसकी माँ का जो एक लैक्टेशन का जो दूध है वो 5000 लीटर है, तो बड़ा मायने रखता है। यदि उच्च क्वालिटी का जो उच्च गुणवत्ता का अपने को सीमन मिल जाता है और वो फिर अपनी जो गायों में है करके और अपन उसका नस्ल संवर्धन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने विस्तृत रूप से आपके केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ में जो आपने यहाँ थार पारकर, जिसको आप सफ़ेद गाय या वाइट सिंधी भी कहते हैं, तो उसका बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर डेयरी फार्म चला रखा है और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो गाय है ये ऑक्शन में अपने को सेल करते हैं, और ऑक्शन में भी इन गायों की कीमत जो है वो लाखों में जाती है। पिछली जो ऑक्शन हुई थी उसमें इनकी कीमत करीब 2,82,000-87,000 रुपये इसमें हुई थी। तो बहुत ही उम्दा नस्ल है, और इस नस्ल के आगे फार्मर को देने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, IVF जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी आप ह्यूमन में बात करते हैं, तो एक गाय से जो बहुत अच्छी, जैसे मान लिया ये बता रहे हैं 24-24.5 लीटर दूध दे रही है, उससे वो अपना नेचुरल सर्विस में लेंगे तो वो एक साल में एक बच्चा देगी। लेकिन उसका हर महीने जब उसका एस्टर साइकिल जो है वो मध्यकाल में आती है तो उसमें से आप 20-25 अंडे जो है वो निकाल सकते हैं। तो एक बार में ही एक महीने में 20-25 जो है बच्चे आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, और उस टेक्निक का बहुत जल्द ही यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है और उसका फ़ायदा अपने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा, आज हमारे गंगानगर ज़िले से विभिन्न तहसीलों से, विभिन्न क्षेत्र से पशुपालक भाई माता बहनें जो महिला पशुपालक हैं वो भी इसमें भागीदार हैं, और हमारे जो पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में 2 दिवसीय आत्मा योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण शिविर है डेयरी पालन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन, उसको सीखने के लिए हम आए हैं। और यहाँ एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल के लिए जो है हमने केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म यहाँ पर आपको भ्रमण करवा रहे हैं, और आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जो वैज्ञानिक प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये भ्रमण है आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक और फ़ायदेमंद रहेगा, और यहाँ से आप जो चीज़ सीख के जाएंगे वो चीज़ जो है अपने घर पे अपने डेयरी पालन में अवश्य करेंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है, आप एक रिकॉर्ड संधारण जरूर करेंगे। रिकॉर्ड संधारण करेंगे तो उसमें अपने को जहाँ कहाँ अपने को त्रुटि हुई है वो अपने सामने आ जाएगा, अपन उसको दुरुस्त कर सकते हैं। और रिकॉर्ड से रिकॉर्ड संधारण करके आप रिकॉर्ड से ही बता सकते हैं कि इसका डेयरी फार्म जो है कितना अच्छा चल रहा है। तो अपनी एक बैलेंस शीट भी उससे निकल सकती है। तो सभी हमारे किसान भाइयों की तरफ से, हमारे पशु विज्ञान की तरफ से हम इस केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म और इसके जो अधिकारी या कर्मचारी गणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ भ्रमण का अवसर प्रदान किया, हमें मौका दिया और हमने यहाँ पर जो तकनीकी हैं या जो भी नवाचार हैं जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मिल मिक्सर कैसे दे रहे हैं और दूसरे जो अपने दाना चारा उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, ये अपने को प्रैक्टिकली अपने को दिखाएंगे, बताएंगे कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशली मैं यहाँ के जो निदेशक है डॉक्टर वी.के. पाटिल जी, सबसे पहले मैं उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने को, जैसे मैंने फ़ोन पे उनसे स्वीकृति ली हम भ्रमण की, तो उन्होंने तुरंत अपने को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की, यहाँ फार्म पर आकर, और हम फिजिकली रूप से जो यहाँ पर गाय पालन और डेयरी पालन में कैसा प्रबंधन हो रहा है उसको देखने का अवसर प्रदान हुआ। तो धन्यवाद सभी का, धन्यवाद डॉक्टर साहब का। अब मैं हमारे संस्था के डॉक्टर मनीष कुमार जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपना पशुपालकों के लिए यहाँ से कुछ अपना बताएं। सबसे पहले मैं पशुपालक भाइयों को बता दूं कि जो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म के निदेशक हैं डॉक्टर वी.के. पाटिल सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस फार्म में विजिट करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और सूरतगढ़ में होने के बावजूद भी हमें कई बार नहीं आया जाता, यहाँ पे पता नहीं है पशुपालकों को, यहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं पता है या कई बार सौभाग्य नहीं मिल पाता। और राव यदुमन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए पशुपालक भाइयों, आपने सुना होगा कि मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, ऐसे चारा देना चाहिए, पेट के कीड़े की दवा देनी चाहिए, तो वैज्ञानिक प्रबंधन करना चाहिए। आपने सुना तो बहुत है, लेकिन आज आप प्रैक्टिकली देखो उस चीज़ को। जैसे सर ने बताया, सारी चीज़ें सर ने बता दी, मेरे बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यहाँ पे एक एक चीज़ नोटिस करो। भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि गाय का जो नस्ल संवर्धन है, थार पारकर सारी गाय आपको सफ़ेद गाय मिलेगी, थार पारकर गाय ही मिलेगी, कोई मिक्स गाय नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, गायों के ऊपर कोई चींचड़ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनको पेट के कीड़े की दवा दी जाती है उनको समय समय पर, जो हम लोग नहीं देते हैं अपने घरों पे। सुनते सारे हैं पर दे नहीं पाते हैं आलस की वजह से। दूसरा, सर ने बताया जैसे राव साहब ने कि चारा उनको किस प्रकार से देना चाहिए, किस प्रकार से छोटे बछड़े का बच्ची का वो मैनेजमेंट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैनेजमेंट, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं ध्यान से। तो आप लोग अभी देखो, विजिट करो, तो आपसे ये निवेदन है जो मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं, मैनेजमेंट ध्यान से देखिए, नस्ल को ध्यान से देखिए। और सभी पशुपालकों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी सर बताएंगे उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे। और लास्ट में मैं फिर धन्यवाद कहूँगा। और मेन चीज़ें सर ने बता दी हैं। और